नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मेरे मध्य प्रदेश के सभी युवाओं का अशोका एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं राम सर आप सभी साथियों का, भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बहु प्रशिक्षित वीडियो का आज आगाज होने वाला है। आप सभी को बड़ा इंतजार था। कैलेंडर में मेंशन है दो बड़ी भर्तियां, जिसमें एक एलडीसी की भर्ती है और एक है आपकी जो है सूबेदार की भर्ती है। अब काफ़ी लोगों को इसमें बड़ा संशय है। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन को लेकर के है कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा सकती है। तो मैं पहले बता दूं कि जो पीडीएफ मैं आपको अभी फ़िलहाल दिखाने वाला हूं, या ये जो पीडीएफ रहेगी, ये अपने ही टेलीग्राम चैनल रामसर इंदौर टेलीग्राम चैनल से आप इसे पहले तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई वीडियो के अलावा कोई डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है। बहुत बेसिक है, रामसर इंदौर। अगर आप वहाँ सर्च करते हैं तो आपको ज्वाइन हो जाना है और आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। कौन सा टेलीग्राम चैनल है? रामसर इंदौर। चलिए, अगर आप जा सकें तो आज ही अभी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल। जिनके पास में नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए और वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जाकर ही सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ कि पहली बात, ये भर्ती कब तक हो सकती है सर, क्या संभावनाएं हैं और कितना समय लग सकता है इस भर्ती के लिए। पहली बात देखिए साथियों, अभी जो है ईएसपी बोर्ड का ऑफिशियली कैलेंडर अभी तक तो इस डेट तक नहीं आया है। अगले हफ्ते तक संभवतः आ जाएगा। ईएसपी कैलेंडर के हिसाब से ये भर्ती को अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने में किया जा सकता है। एग्जैक्ट दिसंबर कहा है, उससे पहले भी ये भर्ती हो सकती है। तो ये जो आपको दिसंबर बताया जा रहा है, ये एग्जाम डेट है, ना कि इस एग्जाम का नोटिफिकेशन की डेट है। तो पहली बात कि सर परीक्षा का कब तक हो सकती है, तो परीक्षा आप सभी की जो है वो होनी है आपकी कब, ये दिसंबर में होनी है। लेकिन ये दिसंबर का महीना जो है वो एग्जाम डेट का महीना आपके लिए हो सकता है। मे भी इस महीने में आपकी एग्जाम होगी। ठीक है। कौन सी मैं बात कर रहा हूँ? सूबेदार और जो आप लोगों की सहायक उप निरीक्षक की भर्ती है, जिसे आप एलडीसी कहें, एएसआई कहें, दोनों भर्तियों को लेकर के। तो ये तो रहा कि चलिए ठीक है सर, इतना एग्जाम के लिए भरपूर समय है अभी। अब दूसरी बात ये कि सर इस एग्जाम के लिए पात्रता क्या रहेगी। पात्रता सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों के द्वारा पूछी जा रही है। पात्रता का मतलब यहाँ पर है आपकी योग्यता। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की पात्रता क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरा ये है आप लोगों का क्वेश्चन कि इसका जो सिलेबस है वो क्या हो सकता है, पैटर्न क्या होगा आप लोगों का। तो आप लोगों का जो सिलेबस का एक डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या इसमें फिजिकल हो सकता है कि नहीं होगा। फिजिकल को लेकर के भी कई लोगों को डाउट है कि होता है नहीं होता है। चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती का जो पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है और क्या क्या इसमें चीज़ों को रखा जाता है। एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज चाहिए होगी, कितना क्वालिफिकेशन का एरिया है। तो सारी बातें हम आपको ऑफिशियली दिखाएंगे। हमारे पास जो ऑफिशियली लेटर है ये 2017 भर्ती का है। अब आपको बहुत इजीली, बहुत कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। मेन मेन पॉइंट जो ज़रूरी है, जो सिलेक्शन के हिसाब से ज़रूरी है, उन पर ही हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम है अब इस भर्ती को। पहली चीज़ तो आप देखिए, ये 2017 में भर्ती आई थी। अभी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको एक वेबसाइट और वेबसाइट पर ही एक भर्ती और मिलेगी जो है तो सूबेदार की ही, लेकिन वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की वजह से काफ़ी लोगों ने आपको गलत जानकारियाँ दी हैं। अभी जो सिलेबस या जो ईएसबी बोर्ड के कैलेंडर में मेंशन की गई भर्ती है वो आपकी सामान्यतः ये वाली भर्ती है। इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे भर्ती का नाम क्या है। पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत गृह विभाग के अंतर्गत होने वाली सहायक उप निरीक्षक, इसे आप एलडीसी कह सकते हैं। दूसरा निम्न श्रेणी के लिपक है। दूसरा आप सूबेदार कह सकते हैं। सूबेदार में स्टेनोग्राफर के रिक्त कार्यपालक अनुसचिवीय पदों की सीधी भर्ती के लिए चयन परीक्षा 2017। अब ये उस समय आई थी। परीक्षा फीस तो लगभग सेम ही थी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो सारी बातें हैं वो आपके लिए क्लियर हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको मैं बताऊं फीस क्या लगती है, क्या उसकी एग्ज़ाम डेट थी, वो पहले के समय में थी। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय में भोपाल के लिए ये पदों की संख्या को सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आरक्षण के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें पोस्टें कितनी आई थी उस समय के हिसाब से। तो देखो ये है रोस्टर। पहले तो एलडीसी का रोस्टर दिया गया है। एलडीसी का मतलब यहाँ पर सहायक उप निरीक्षक का रोस्टर था। यहाँ पर आप लोगों का पद का नाम दिया गया है कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्टें आई नहीं थी। यहाँ पर आरक्षक है,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, योग टोटल कितना है। टोटल मार के देखिए, कुछ 381 पोस्टें आई थी, लगभग 400 पोस्टें थी 2017 के हिसाब से। रिजर्वेशन में अभी 27% नहीं है ओबीसी का, तो 87% रोस्टर आएगा और उस हिसाब से ये रोस्टर मिलेगा। तो उस समय एलडीसी में 381 या 382 कुछ पोस्टें थी, टोटल पोस्टें आई थी उस समय के हिसाब से, और ये एक फॉर्मेट था उस समय रोस्टर का। ये है आपकी एलडीसी और ये है आपकी सूबेदार की भर्ती। सूबेदार की जो टोटल पोस्टें आई थी वो आई थी कुछ 127 पोस्टें। तो जो सूबेदार आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, अब सूबेदार की अगर सारक भर्ती आती है तो उसकी लगभग अनुमानित कह सकता हूं कि एलडीसी की अगर 500 से 1000 के बीच में आती हैं तो ये भी 200-250 के आसपास आएंगी। देखो ये भर्ती बहुत आसान है। इस भर्ती सबसे सबसे अच्छी बात यह है कि कंपटीशन उतना होता नहीं है। सामान्यतः नॉर्मल अगर एसआई आ जाए, एमपीएसआई, तो लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है। लेकिन इस भर्ती की जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को बहुत स्पेसिफिक कर देती है। ये एक सबसे अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर अब जो अनुमानित है कि एलडीसी में जो एएसआई की जो पोस्ट आ सकती हैं वो लगभग 400-500 के प्लस ही आएंगी, और सूबेदार की कुछ 250-300 पोस्ट आ सकती हैं। टोटल ये 800 पोस्टों के लिए भर्ती हो सकती है। चलिए सबसे पहले देखिए सर, पेमेंट कितना मिलता है, वेतनमान कितना होता है। तो जो एलडीसी रहते हैं उनका जो ग्रेड पे होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1900 ग्रेड पे लिखा है, और इतना ही कुछ स्टार्टिंग फेज में रहता है। ठीक है। इसके बाद जो सूबेदार का होता है वो 3600 ग्रेड पे होता है, क्योंकि आप इस पोस्ट पे स्टेनोग्राफर बन जाते हैं और ये बड़ी पोस्ट होती है अपने आप में। तो एलडीसी का जो है वो निम्न श्रेणी लिपिक का 1900 रहेगा, और आपका सूबेदार का जो रहेगा वो 3600 ग्रेड पे रहेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता आप मेरी सामान्य सी भाषा में समझ लीजिएगा, ये है आपकी एएसआई की सामान्य योग्यताएं। आप इसे एलडीसी भी कह दीजिए, आप इसे सहायक उपनिरीक्षक भी कह दीजिए, आप इसे एएसआई भी कह दीजिए। सबसे पहले तो आपकी 12वीं पास होना चाहिए, पुरानी प्रणाली से होना चाहिए या नई प्रणाली से होना चाहिए, पहला काम। तो 12th पास आपका होना कंपलसरी है। देखो अब ग्रेजुएशन की चर्चा नहीं की गई है, तो ग्रेजुएशन की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं होगी। दूसरा बिंदु अगर आप देखें, सहायक उपनिरीक्षक के लिए हिंदी मुद्रण परीक्षा। अब पहली बात ध्यान रखना, यहाँ पर व्यापम के स्थान पर जो सीपीसीटी होता है, जिसे आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट कहते हैं, इसमें ध्यान रखना हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होने का प्रमाण, स्कोर कार्ड। तो आपको पता है कि 20 पर सेकंड, 20 जो होती है पर सेकंड की, जो आपकी स्पीड होती है पर मिनट की या पर सेकंड की, उस हिसाब से सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि आप 75 मार्क्स में से अगर आपके 38 या 39 आ जाते हैं तो रिटर्न टेस्ट आप सीपीसीटी निकाल लेते हैं। दो टाइपिंग टेस्ट होते हैं, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। तो यहाँ पर सिर्फ हिंदी का मांगा जा रहा है, ध्यान रखना हिंदी टाइपिंग का मांगा जा रहा है। ये 2017 में था। तो क्या सर 17 और अभी के नियमों में परिवर्तन हो सकता है? मैं आगे इस पर भी चर्चा करूंगा। तो 20 आपकी मांगी गई, तो पहला क्या हो गया, 10वीं 12वीं प्लस सीपीसीटी। ठीक है, अब ये सीपीसीटी तो क्लियर हो गया, दो योग्यताएं तो आपको क्लियर हो गई कि 12वीं और सीपीसीटी तो मांगा जा रहा है। तीसरा बिंदु है मान्यता प्राप्त संस्थानों से कंप्यूटर परीक्षा पास। कंप्यूटर परीक्षा पास मतलब यहाँ पर आपके पास में या तो कंप्यूटर में कोई यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपके पास कोई ओपन यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा, या फिर आपके पास कोई एग्जामिनेशन बोर्ड का वो होना चाहिए, या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, ये आप पढ़ लेना आराम से। यहाँ पर आप सभी से मांगा जा रहा है डीसीए, पीजीडीसीए। अब ये सब कुछ लिखा हुआ है, एमबीए, बीसीए, ये कंप्यूटर डिप्लोमा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी से डीसीए या पीजीडीसीए आप लोगों ने किया है तो चलेगा। तो 12वीं आप लोगों की कंप्यूटर डिप्लोमा में डीसीए प्लस पीजीडीसीए जो भी आप लोगों का है, और इसके बाद सीपीसीटी। तो ये तो हो गई आपकी एलडीसी एएसआई एग्जाम के लिए योग्यता। क्या क्या हो गई, 12वीं पास होना चाहिए, एल डीसीए होना चाहिए और सीपीसीटी। अब 12वीं कंप्लीट होना चाहिए, डीसीए कंप्लीट होना चाहिए, परस्यूइंग में नहीं होना चाहिए, और सीपीसीटी कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तो चलो एलडीसी एग्जाम के लिए हो गई। सूबेदार के लिए क्या चाहिए सर? सूबेदार के लिए 12वीं ही चाहिए है, लेकिन यहाँ पर चाहिए है आप सभी को आईटीआई। एक सेकेंड, आवाज प्रॉपर आ रही ना मेरी?
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ITI की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए आगे देखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है या जो सूबेदार की पोस्ट है, 100 शब्द प्रति मिनट गति से शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर परीक्षा उत्तीर्ण और ASI CTE से आपको जो है वो मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, जो स्टेनोग्राफर वाले साथी है उनको पता चलेगा। इसके बाद आपको भी यहाँ पर CPCT की आवश्यकता पड़ने वाली है। CPCT प्लस आपका जो ITI है वो उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और उसमें विशेष तौर पे ये बात ध्यान रखना कि आपके 100 शब्द पर मिनट होना चाहिए टाइपिंग स्पीड। ठीक है, साथ ही साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, लिखा हुआ है साफ तौर पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए ऑफिस मैनेजमेंट ITI जो है आपका वो ज़रूरत पड़ेगी आपको स्टेनोग्राफर के लिए। तो 12वीं प्लस ITI प्लस CPCT, इन सब की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है सूबेदार पोस्ट के लिए। बाकी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, BCA BCom डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर में एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो पोस्ट है इसके लिए भी, और इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुकना। ये सूबेदार की पोस्ट है, यहाँ पर नोट नहीं है। हाँ, ये देखो आप, नोट लिखा हुआ है कि BCA में, जैसे आपने BCA किया, कंप्यूटर से BCA किया, आपने BCom किया, ठीक है, वो भी आपने कंप्यूटर से किया, या अन्य डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय का अध्यापन के सम्मिलित है, जैसे आपने कंप्यूटर से आप BCA कर रहे हैं, उसमें आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट ले लिया, या BCom कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, आपने एक कंप्यूटर ले लिया, तो केवल कंप्यूटर एक विषय नहीं है, इसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए। सब कुछ लिखा है कि IT CS MTOC इत्यादि आपके लिए सब कुछ, ये बेहतरीन तरीके से मैं आपको भेज दूंगा, तो पढ़ लेना। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में आपका सिर्फ DCA PGDCA के अलावा अगर कोई डिग्री है आपके पास में तो वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने BCA किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा है, नोट, BCA BCom डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय है उसकी मान्यता नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात का। 12वीं के बाद जो ऐसा करते हैं और फॉर्म भरेंगे। चलिए, तो भाई योग्यता क्लियर हो गई सर, अब क्या जरूरत है, अब सबसे पहले हम चलते हैं आपके सिलेबस को लेकर के। योग्यता क्लियर हो गई, आयु, हाँ आयु क्लियर कर लीजिए, एज का क्या फैक्टर रहेगा उसको, ये सब इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही सब बातें लिखी गई हैं कि जो संविदा में पहले काम कर चुके हैं या जो एक्स सर्विसमैन है उनको रिजर्व किया जाएगा, आरक्षण क्या रहेगा, उन सब बातों को यहाँ क्लियर किया गया है। जैसे ये रखा है, ठीक है, स्थायी भारत मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए। इतनी बड़ी PDF का कोई मतलब नहीं है, काम काम की बातें हम पुट आउट करते हैं इसमें से। और हमारी जो सेकंड फैक्ट है वो है आयु वाला मुद्दा। तो देखो, न्यूनतम आयु सीमा यहाँ देख सकते हैं आप सभी कि ये है आप लोगों की आयु के हिसाब से न्यूनतम सीमा। तो सबसे पहली बात, आप लोगों के लिए जो मांगी जा रही है, न्यूनतम आयु सीमा मांगी जा रही है 21 साल। मतलब आप सभी की आयु 1 जनवरी 2024 तक मैक्सिमम 21 साल होनी चाहिए। और अधिकतम, अधिकतम के लिए पहली बात, अगर आप UR से हैं, UR में मतलब सभी अदर स्टेट के बच्चे भी आ जाते हैं, तो आपको 28 साल प्लस 5 साल का गैप है। ये किसके लिए है, ये सॉरी, ये मध्य प्रदेश के मूल्यवासी है UR के लिए, बाकी UR की खुली भर्ती के लिए ये है, ये अदर स्टेट वालों के लिए, ये है आपके मूल्यवासी के लिए, मध्य प्रदेश के मूल्यवासी। अनारक्षित वर्ग में है तो 33 साल है। और ये कौन सा एरिया है, ये महिलाओं के लिए है शायद, ठीक है, नहीं, ये है आपके लिए चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होंगे वर्दीधारी पदों के लिए, उनके लिए 33 साल है, दोनों के लिए 33 है। बाकी जिनका रिजर्वेशन है उनको 38 साल का फॉर्मेट दिया गया है। तो 38 साल है रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट के लिए, EWS तो नहीं है इसमें, लेकिन OBC ST SC इन सब के लिए 38 साल है। बाकी जनरल वालों के लिए 33 साल की आयु की सीमा दी गई है, ठीक है। इसके अलावा आपकी न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 साल निर्धारित की गई है, लिखा हुआ है साफ साफ, आप भी देख सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है जो आपको क्लियर ना हो, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा उपलब्ध उपयुक्त सभी प्रकार की छूटें सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल्यवासी को ही उपलब्ध होंगी, अन्य दूसरे प्रदेश के निवासी को उपलब्ध नहीं होंगी, ठीक है। अब आगे देखिए, हाइट का, हाँ शारीरिक दक्षता, ये सबसे बड़ा टेस्ट है कि सर फिजिकल होगा या नहीं होगा। एक बात सुन लीजिए पहले आप, यहाँ पर आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब मैं बताने जा रहा हूँ शारीरिक योग्यता को लेकर के। देखिए, यहाँ पर आपको पहले पढ़ना है भर्ती के निम्नानुसार शारीरिक अहर्ता हेतु आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपकी हाइट की बात की जा रही है। मेरी बात सुनना, आप पुलिस मुख्यालय की भर्ती में जा रहे हैं तो बहुत कुछ मेजरमेंट काम होंगे पुलिस की, जैसे आपकी हाइट मांगी जा रही है,
162 और महिलाओं की मांगी जा रही है 152। ऊंचाई में कोई छूट नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी के शरीर में कोई अपंगता नहीं होनी चाहिए, दिव्यांगता नहीं होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, फिजिकल जो होगा वो सिर्फ हाइट का मेजरमेंट के हिसाब से होगा। एएसआई जो एग्ज़ाम होती है, एलडीसी के जो एग्ज़ाम होती है और स्टेनोग्राफर की जो एग्ज़ाम होती है, वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। आपको ऑफिस में जाकर के कंप्यूटर चलाना है, फिजिकल वर्क नहीं करना उसमें। तो यहाँ फिजिकल नहीं होता है, मेजरमेंटली ये नॉर्मली फिजिकल है। एक ऑप ये इसके शायद मार्क्स भी नहीं जुड़ते हैं, ना ही जुड़ेंगे। पूरा एग्ज़ाम बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अगर आपका पेपर 100 नंबर का आता है तो सिर्फ 100 नंबर का ही पेपर होगा, उसमें आपकी फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ये औपचारिकता है। हाँ, ठीक है। इसके बाद ये जरूरी है कि आपका जो आई टेस्ट होता है इसमें वो योग्य होना चाहिए। आंखों के संबंध में कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की तीव्रता बिना चश्मे के 6-9 के मेगापिक्सल और दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6-12 की कम नहीं होनी चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थियों को सक्षम होना चाहिए। अभ्यर्थी की कोई गंभीर रोग नहीं होना चाहिए। तो इसमें होता है मेडिकल। भोपाल में आप जब जाएंगे तो इसमें मेडिकल होगा, भोपाल में बुलाते हैं। और उसमें आपके लिए ये जरूरी है कि आप आपकी आई कांटेक्ट को बहुत अच्छे से देख ले एक बार, कि आंखों की कोई समस्या नहीं। चश्मे पहनने वालों को नहीं है यहाँ पर। आई जो यहाँ पर मेजरमेंट लिखा है, टेक्निकली बात करिए, चश्मा तो मैं भी पहनता हूँ, पर मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं, ना मुझे कोई रोग है, ना मुझे इतनी प्रॉब्लम आती है, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। चश्मा पहनने वाले भी पुलिस वाले बनते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ। देखिए सिलेबस बहुत आसान सा पैटर्न है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ। ये रहेगा सिर्फ सामान्य सा आपकी परीक्षा का सिलेबस। सामान्य ज्ञान आपका आएगा मात्र 25 नंबर का, हिंदी आएगी 25 नंबर की, गणित आएगी 10 नंबर की, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आएगा 40 नंबर का। 100 नंबर का टोटल पेपर होगा और इसी के आधार पर आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन एक बात समझने वाली है कि संभवतः इसमें कुछ तो परिवर्तन होगा। पेपर 100 नंबर का ही आ सकता है, लेकिन इसकी, या मैं कह सकता हूँ कुछ रीजनिंग जोड़ दें, कुछ टेक्निकल कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं। अगर नहीं जोड़ेंगे तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। कंप्यूटर लेकिन ज़रूर ये तो कॉमन बना रहेगा आपके टिल दिसंबर तक। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। कंप्यूटर 100% पूछा जाना है और इतना ही पूछा जाएगा, 20-30 नंबर का आएगा। गणित तो सबको पता है, हिंदी भी आएगी, ये भी कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है, आएगी ही आएगी। एमपीएसआई में भी आएगी और सामान्य ज्ञान तो आएगा ही आएगा। तो कुछ बातें जो कॉमन है वो तो आएंगी आएंगी, पर कुछ थोड़ा बहुत मेजरली परिवर्तन किया जा सकता है। 80% सिलेबस यही रहेगा। अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं है सामने परिवर्तन जैसी, पर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है 10वीं 12वीं जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस आधार पर 10वीं 12वीं कंप्यूटर के डिप्लोमा देखा जाएगा, क्रीमिलियर है नॉन क्रीमिलियर है, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। बस हो गया, सिलेबस हो गया। अब कट ऑफ और देख लीजिए, कट ऑफ क्या गया था 2017 का, मैं आपको बता देता हूँ। 2017 में क्या कट ऑफ गया था, तो पोस्टों के हिसाब से एक बार मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। अगर है मेरे पास में जानकारी कट ऑफ की तो मैं आपको देख के बता देता हूँ, कट ऑफ भी आपको क्लियर हो जाएगा। पर बहुत बेसिक है, अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं, यकीन मानना इसमें बहुत अच्छी पोस्ट आएंगी। देखिए मेरे पास एक्चुअली फ़िलहाल तो कट ऑफ नहीं है, तो कट ऑफ तो मैं आपको एक बार देख लेता हूँ मैं। चलिए देख बता देता हूँ। तो आपको ये भी संशय न रहेगा। एलडीसी का कट ऑफ देख लीजिए। जी हाँ, सूबेदार की भर्ती है ये। देखो जनरल का गया था कुछ 71 पॉइंट, ओबीसी का गया था 66 के आसपास था, कितना था। हाँ, देखो जनरल का कुछ इतना ही था, 72 उस समय, चूंकि ये था नहीं, तो यूआर का था, सॉरी यूआर का कितना था, जनरल का यूआर का 71 था। अब देखो पोस्टों के हिसाब से उस समय बहुत सारी भर्तियां आई हुई थी, तो उस समय के हिसाब से ये गया हुआ था, 67 कुछ गया था ओबीसी वालों का, बस इतना सा है। लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है पोस्ट कितनी आई है, उसके आधार पर बच्चे
कितने फॉर्म भरेंगे उसके हिसाब से डिपेंड करता है। पर जिनके पास में मैं कहूँगा अगर अभी तक CPCT पास नहीं है वो क्लियर कर लीजिए, आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है CPCT और कंप्यूटर डिप्लोमा की। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, सिलेबस बता चुका हूँ, सारी बातें समझा चुका हूँ। इसके साथ में ही अब अगली जो वीडियो होगी वो आगे की भर्तियों का और भी मैं चर्चा करूँगा। तैयारी आप लोग अपनी बेस्ट करते रहिए, दिसंबर तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। राम सर इंदौर टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, इस PDF को आप राम सर इंदौर टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी भेज देता हूं आप सभी को। वहां पर आप जाइए और इस PDF को कंप्लीट डाउनलोड कर करके बहुत अच्छे से डिटेल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।